ये कहानी एक ऐसी दरिंदगी से शुरू होती है जो किसी की भी रूह कपा दे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की सिरिशा बस में अकेले ट्रैवल कर रही थी। तभी एक अनजान साया उसे अपना शिकार बनाता है। केस को सुलझाने की जिम्मेदारी विक्रम को मिलती है, जो अपने अतीत के एक काले राज की वजह से पुलिस फोर्स से बाहर है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पता चलता है ये हमला सिर्फ जुर्म ही नहीं बल्कि 4 साल पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मेन सस्पेक्ट एक एक करके मरने लगते हैं और पुलिस के हाथ सिर्फ लाशें लगती है। क्या विक्रम उस मास्टरमाइंड को पकड़ पाएगा जो पुलिस से भी 2 कदम आगे है? देखेंगे आज की कहानी में। सीरीज की शुरुआत में सिरिशा नाम की एक लड़की को दिखाया गया है। वो शहर में काम करती है और वीकेंड पर अपने दादाजी से मिलने गांव आती है। 2 दिन रहने के बाद वो वापस शहर जाने की तैयारी करती है। वो अपने दादाजी को दिलासा देती है कि अगली बार वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आएगी। वो बोलती है कि दादाजी आप फिक्र मत करना, अगर कुछ चाहिए तो पड़ोस वाली दीदी से मांग लेना, अब मुझे निकलना होगा। दादाजी उसे बस स्टॉप तक छोड़ने की जिद करते हैं पर सिरिशा मना कर देती है। बोलती है अरे दादाजी अपना ही तो इलाका है, मुझे क्या होगा। रात का समय है। सिरिशा बस स्टॉप की ओर पैदल बढ़ती है। रात में उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वो उसे वहम समझकर अनसुना कर देती है। बस स्टॉप पर सन्नाटा है। वहाँ सफाई कर रही एक औरत उसे बताती है, बेटी इतनी ओस में बाहर में क्या कर रही हो तुम? वो सामने वाली बस हैदराबाद ही जा रही है, उसमें चढ़ जाओ। सिरिशा उस बस में चढ़ जाती है। उसे लगता है बस में और भी पैसेंजर्स होंगे, पर बस पूरी तरह खाली है। वो अकेली एक सीट पर बैठ जाती है। तभी बस की आखिरी सीट पर लेटा हुआ एक आदमी उठता है और धीरे धीरे करके उसके करीब आने लगता है। सिरिशा को खतरा महसूस होता है, लेकिन इससे पहले कि वो मुड़कर देखे, वो आदमी एक कांच की बोतल से उसके सिर पर वार कर देता है। सिरिशा लहूलुहान होकर गिर पड़ती है। वो रहम की भीख मांगती है, मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, पर वो दरिंदा उसकी एक नहीं सुनता और वो उसके साथ सारी हदें पार कर देता है। सुबह जब सफाई कर्मचारी बस की सफाई करने आता है तो वो अंदर का मंजर देखकर कांप जाता है। सिरिशा लहूलुहान हालत में वहीं पड़ी होती है। वो तुरंत पुलिस को खबर करता है। देखते ही देखते वहाँ पुलिस और मीडिया की भीड़ लग जाती है। न्यूज में खबर फैल जाती है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की के साथ चलती बस में दरिंदगी हुई है। लोग पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाते हैं। जांच में पता चलता है कि सिरिशा मरी नहीं है, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक है। पुलिस मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगता। सीनियर ऑफिसर अपनी टीम पर बुरी तरह चिल्लाते हैं क्योंकि मीडिया और जनता का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। जब सीनियर ऑफिसर को कुछ नहीं सूझता तो एक ऑफिसर सुझाव देता है, सर हमें विक्रम को वापस बुलाना चाहिए। सीनियर ऑफिसर बोलते हैं, लेकिन विक्रम तो एक पुराने विवाद की वजह से डिपार्टमेंट से दूर है, वो वापस क्यों आएगा? ऑफिसर कहता है, सर अगर हम कोशिश करें तो वो आ सकता है, वही इस केस को सुलझा सकता है। काफी सोच विचार के बाद सीनियर मान जाते हैं। अब एंट्री होती है हमारे हीरो विक्रम की। विक्रम फिलहाल अपने घर पर है और घर के सारे काम खुद करता है। यहाँ पता चलता है कि वो बहुत ही कंजूस स्वभाव का है और एक एक रुपया बहुत सोच समझ कर खर्च करता है। उसके माता पिता भी उसकी इस आदत से परेशान रहते हैं। विक्रम के पास पुलिस डिपार्टमेंट से बार बार फोन आता है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता है और कॉल काट देता है। आखिर में उसके पुराने सीनियर उसे फोन लाइन पर पकड़ ही लेते हैं। सीनियर बोलते हैं, विक्रम मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर यह मामला बहुत गंभीर है, प्लीज एक बार आकर मुझसे मिलो। भारी मन से विक्रम मिलने के लिए तैयार हो जाता है। विक्रम अपने सीनियर से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलने वाला होता है, उसे अपने पास्ट की कुछ डरावनी यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसने किसी को जान से मार दिया था और उसके हाथ खून से सने हुए हैं। वो इन यादों से परेशान हो जाता है, पर खुद को संभाल कर अंदर जाता है। सीनियर उसे बोलते हैं, विक्रम तुमने सिरिशा वाले केस के बारे में तो सुना ही होगा, मैं चाहता हूँ कि इस केस को तुम ही संभालो। विक्रम गुस्से में बोलता है, आपने तो मुझे नौकरी से निकाला था, अब इस केस के लिए मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं ये केस नहीं लूंगा। इतना कहकर विक्रम वहां से निकल जाता है। जब विक्रम रास्ते में होता है तो उसके दोस्त का फोन आता है कि हॉस्पिटल में खून की जरूरत है। विक्रम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पता चलता है कि ये ब्लड सिरिशा के लिए ही चाहिए। हॉस्पिटल के बाहर बहुत से लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां एक लड़की पुलिस वाले को खूब खरी खोटी सुना रही है कि वो अपना काम ठीक से नहीं करते। विक्रम उस लड़की की हिम्मत को देखता रह जाता है। ब्लड देने के बाद विक्रम वहां से जाने लगता है, तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ती है जो फूट फूट कर रो रहे हैं। उसका दोस्त बताता है कि ये सिरिशा के दादाजी हैं। विक्रम उनके पास जाकर उन्हें दिलासा देता है। दादाजी रोते हुए बोलते हैं, बेटा मेरी बेटी ने कहा था कि वो मेरे साथ 1 हफ्ता रहेगी, पर देखो उसके साथ क्या हो गया। क्या तुम पुलिस वाले हो? मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाओ। दादाजी की हालत देखकर विक्रम का दिल पिघल जाता है। वो घर तो आ जाता है, पर उसके दिमाग में बार बार वही केस और दादाजी की बातें घूमने लगती हैं। आखिर में वो फैसला करता है कि वो दरिंदे को पकड़ कर रहेगा। वो अपने सीनियर को फोन करता है और केस लेने के लिए हाँ बोल देता है। सीनियर तो खुश हो जाते हैं और तुरंत उससे मिलने बुलाते हैं। सीनियर विक्रम से बोलते हैं कि कल से आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लो। अगले दिन विक्रम महीनों बाद अपने पुलिस की वर्दी पहनकर तैयार होता है। अपने बेटे को
दोबारा काम पर जाता देख उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। विक्रम अपनी बाइक उठाकर पूरे टशन के साथ सीनियर से मिलने पहुंचता है, लेकिन तभी सीनियर एक ऐसी बात बताते हैं जिससे विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सीनियर बोलते हैं कि विक्रम, तुम्हारे पुराने केस की वजह से एक औरत ने कोर्ट से स्टे ले लिया था। तुम पर जो हत्या का आरोप है, जब तक वो साफ नहीं होता तुम इस केस की कमान आधिकारिक तौर पर नहीं संभाल सकते। विक्रम का चेहरा उतर जाता है। तभी वो औरत अपने वकील के साथ वहां पहुंचती है और विक्रम को देखते ही भड़क जाती है। वो कहती है, मेरे बच्चे की इस हालत के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, मैं इतने आसानी से तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विक्रम कुछ नहीं बोलता और पुरानी यादों में खो जाता है। ऐसा लगता है उसने जो कुछ भी किया किसी की भलाई के लिए किया था, पर कानून की नजर में वो गलत साबित हो गया। इसी बीच पुलिस स्टेशन में एक नया आदमी शिकायत लेकर आता है। वो कहता है, सर, मेरा भाई अशोक लापता है। वो कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था, पर अब मिल नहीं रहा। पुलिस पूछती है वो किसके साथ रहता था। आदमी बताता है कि उसका भाई हमेशा शिवा नाम के एक लड़के के साथ घूमता था। वो पुलिस को अशोक और शिवा की एक फोटो भी देता है। दूसरी तरफ विक्रम बहुत दुखी है। एक तो वो शिरीषा को इंसाफ दिलाना चाहता है, ऊपर से उसका अतीत उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। वो एक सुनसान जगह पर बैठकर सिगरेट पीते हुए बहुत परेशान दिख रहा था। विक्रम को परेशान देखकर उसकी माँ उसके पास आती है और उसे समझाती है। वो उसे हिम्मत देती है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी सीनियर ऑफिसर का फोन आता है और वो विक्रम को मिलने बुलाते हैं। सीनियर कहते हैं, विक्रम, फिलहाल तुम वर्दी पहनकर डिपार्टमेंट तो नहीं आ सकते, लेकिन तुम बाहर रहकर एक सीक्रेट टीम की तरह इस केस पर काम करो। मैं तुम्हें हर तरह से मदद दूंगा। विक्रम पूछता है, ये कैसे मुमकिन है। सीनियर समझाते हैं कि अगर तुम्हें अपनी वर्दी और इज्जत वापस चाहिए तो तुम्हें यह केस जल्द से जल्द सुलझाना होगा। यही तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है। विक्रम तैयार हो जाता और अपनी टीम बनाने की मांग करता है। विक्रम की टीम में ये लोग शामिल होते हैं, एक रिटायर्ड कांस्टेबल, एक अनुभवी पुलिस वाला जो जल्दी रिटायर होने वाला है, अखिला, एक जांबाज पुलिस ऑफिसर। फिल्म में उसने एक लड़के की धुनाई करते हुए दिखाया गया है जो लड़कियों को परेशान कर रहा था। वो बिना वर्दी के भी बहुत खतरनाक है। इसके बाद है अली, एक मास्टर हैकर। अली हैकिंग के जरिए लोगों की मदद करता है और पैसे कमाता है। तकनीक और डेटा निकालने के लिए विक्रम उसे अपनी टीम में शामिल करता है। दिलचस्प बात यह है कि विक्रम ने इन लोगों को किसी खास पहचान की वजह से नहीं, बल्कि अपने जरूरत के हिसाब से टीम में चुना है। अब ये टीम बिना किसी को बताए शिरीषा के गुनहगार को ढूंढने के लिए मिशन पर निकल पड़ती है। विक्रम ने अपनी टीम में उन लोगों को चुना है जो ईमानदार हैं और अपना काम सही से करते हैं। अब ये चारों मिलकर केस पर डिस्कस करते हैं। विक्रम कहता है कि हमें सबसे पहले उस जगह जाना होगा जहां ये वारदात हुई थी, ताकि हम फिर से बारियों को समझ सकें। विक्रम उस औरत से मिलता है जिसने सबसे पहले पुलिस को खबर दी थी। वो उसे पूछता है, क्या उस जगह कोई फिंगरप्रिंट या सबूत मिला था। पुरानी पुलिस टीम ने पहले ही कह दिया है कि वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन विक्रम का दिमाग तेज चलता है। वो देखता है कि बस स्टॉप से थोड़ी ही दूर एक बड़े नेता का घर है। वो अपने दोस्त हैकर अली से बोलता है कि उस घर का सीसीटीवी हैक करो और फुटेज निकालो। फुटेज देखने के बाद टीम के सामने कुछ अजीब सवाल आते हैं। शिरीषा बस के बाहर खड़ी थी, तो वो अचानक खड़ी बस के अंदर जाकर क्यों बैठ गई। हमें तो पता है कि एक सफाई वाली औरत ने उसे अंदर भेजा था, पर विक्रम को यह भी नहीं पता। कैमरे में वो औरत शायद नजर नहीं आई, इसलिए टीम उलझन में है। सबसे बड़ी बात, शिरीषा के बस में चढ़ने के कुछ ही देर बाद एक आदमी बस से उतरकर भागता हुआ दिखता है। इसका मतलब है कि वो गुनहगार पहले से ही बस के अंदर छुपा हुआ था। विक्रम को शक होता है कि किसी ने जानबूझकर शिरीषा को बस के अंदर भेजा ताकि वो दरिंदा अपना काम कर सके। अब विक्रम ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वो तीसरा इंसान कौन था जिसने शिरीषा को मौत के जाल में फंसाया। विक्रम अब बस के अंदर जाकर गहराई से जांच करता है। वो सोचता है कि अपराधी यहीं कहीं छिपा रहा होगा और उसने बोतल से शिरीषा के सिर पर हमला किया। विक्रम को समझ आता है कि अपराधी ने लड़की को जान से मारने की पूरी कोशिश की थी, पर वो खुश नसीब थी जो बच गई। विक्रम को डर है कि कातिल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और हॉस्पिटल में भी हमला कर सकता है। वो तुरंत सुरक्षा में लगे पुलिस वालों को फोन करता है। पुलिस वाले चाय पीने के लिए अपनी ड्यूटी छोड़कर नीचे आए थे। विक्रम उन्हें डांटता है और बोलता है, तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुरंत ऊपर जाओ, उस लड़की की जान खतरे में है। ठीक उसी समय एक रहस्यमय अजनबी हॉस्पिटल के कमरे में घुस आता है। वहाँ कोई नहीं होता, इसलिए वो शिरीषा का ऑक्सीजन मास्क हटा देता है ताकि वो मर जाए। तभी उसे पुलिस वाले की आने की आवाज सुनाई देती है। वो घबरा जाता है और तुरंत ऑक्सीजन मास्क वापस लगाकर वहाँ से भाग निकलता है। जब दोनों पुलिस वाले कमरे में पहुंचते हैं तो सब कुछ नॉर्मल था और वो विक्रम को बता देते हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर विक्रम उन्हें फिर से आगाह करता है कि कड़ी निगरानी रखो। अब कहानी वापस उस भाई पर आती है जिसका छोटा भाई अशोक लापता है। वो घर पहुंचता है जहां उसकी माँ गुस्से में सब्जियां काट रही है। वो कहता है, माँ, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी अशोक से नाराज हो, पर जब वो घर आए तो उससे प्यार से बात करना। लेकिन माँ बुरी तरह भड़क जाती है वो और अशोक को कोसने लगती है। यहाँ पता चलता है कि अशोक ने अतीत में कोई बहुत बड़ा अपराध किया था जिसकी वजह से उसे जेल हुई थी। माँ साफ कह देती है कि वो ऐसे बेटे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती जिसने परिवार का नाम मिट्टी
में मिला दिया हो। अशोक का भाई अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि बात करने से ही मामला सुलझेगा, पर माँ तो अभी भी बहुत गुस्से में है। दूसरी तरफ विक्रम और उसकी टीम खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं। टीम के लोग अपनी पसंद का बहुत सारा खाना ऑर्डर करना चाहते हैं, पर विक्रम उन्हें रोक देता है। वो कहता है इतना सारा ऑर्डर मत करो, हमारा बजट बहुत कम है, बस थोड़ा सा ही मंगवाओ। वो एक रोटी से काम चलाने की बात करता है, जिसे सुनकर पूरी टीम हैरान रह जाती है। खाना खाने के बाद विक्रम खुद बिल देता है और एक छोटी डायरी में सारा हिसाब लिख लेता है कि कितना पैसा खर्च हुआ। लिखते समय विक्रम के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो सोचता है कि वारदात के समय उस इलाके में कौन कौन से मोबाइल फोन चालू थे, अगर इसकी जांच की जाए तो कोई सुराग मिल सकता है। वो अली से पूछता है क्या तुम उन नंबर्स का पता लगा सकते हो। अली कहता है बिल्कुल। अली को 2-3 नंबर ऐसे मिलते हैं जो उस वक्त वहाँ एक्टिव थे। विक्रम उसे बोलता है कि इन नंबर्स को छानो और देखो कि कौन सस्पेक्ट हो सकता है। फिर विक्रम की टीम शिरीषा के दादाजी के गांव पहुंचती है। विक्रम को लगता है कि शिरीषा अक्सर यहाँ आती थी, तो शायद आसपास के लोगों को उसके बारे में कुछ पता हो। विक्रम खुद सामने नहीं आता, वो दूर से खड़ा होकर देखता है और उसकी टीम के लोग पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। टीम के लोग वापस आकर बताते हैं कि किसी ने कुछ खास नहीं बताया, लेकिन विक्रम ने दूर से खड़े होकर एक चीज गौर की थी। उसने देखा कि जब टीम पूछताछ कर रही है तो वहाँ एक औरत बात करते समय बहुत घबराई हुई और परेशान लग रही थी। विक्रम को उस पर शक होता है। विक्रम को यकीन हो जाता है कि उस औरत को कुछ ना कुछ जरूर पता है जो वो छुपा रही है। दरअसल ये वही पड़ोस वाली औरत है जिसके भरोसे शिरीषा अपने दादाजी को छोड़कर गई थी। विक्रम उसके पास जाकर बोलता है सच सच बताओ तुम क्या छुपा रही हो। वो औरत डरते हुए 4 साल पुरानी बात बताती है। तब शिरीषा सिर्फ 17 साल की थी। दिवाली का त्योहार था। शिरीषा रास्ते से जा रही थी, तभी 2 लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बदतमीजी की। शिरीषा रोने लगी और उसने उस औरत को सब बताया। तब इस औरत ने ही कहा था कि दादाजी को बताओ और पुलिस में शिकायत करो। औरत बोलती है साहब उन्होंने शिकायत भी की थी, पर मुझे लगा कि शायद ये बात अब बताना ठीक नहीं होगी, इसीलिए मैं डर गई थी। दूसरी तरफ शिवा नाम का लड़का अपने दोस्त अशोक को परेशान होकर वॉइस नोट भेज रहा था। वो बोलता है अशोक तू कहाँ है, पुलिस इस इलाके में आ चुकी है और पूछताछ कर रही है। तूने जो भी गलती की है उसकी सजा मैं नहीं भुगतूंगा, जल्दी मुझे जवाब दे। इधर पुलिस अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन इधर विक्रम अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करता है, पर बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है। अब जैसा कि हमें पता है विक्रम बहुत कंजूस है, वो टंकी फुल भी नहीं करवाता, बस थोड़ा थोड़ा तेल डलवाता है। अब बीच रास्ते में ही गाड़ी रुक गई है। वहाँ एक लड़का डीजल बेच रहा था, पर वो पैसे मांग रहा है। विक्रम के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो मजबूरी में अपनी माँ को फोन करता है। विक्रम और चालाकी से बातें करके उनसे पैसे भेजने को बोलता है। उसकी माँ उसे चिढ़ाते हुए बोलती है बेटा इस उम्र में तो तुझे मुझे पैसे देने चाहिए, पर यहाँ तो तू ही उल्टा मांग रहा है। फिर भी वो उसे पैसे भेज देती है। गाड़ी में डीजल भरवाने के बाद विक्रम अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। दरअसल उसे उस पुरानी शिकायत की तलाश है जो शिरीषा ने 4 साल पहले की थी। वो उस तारीख की सारी फाइलें चेक करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी टीम का अनुभवी कांस्टेबल सुझाव देता है सर वो लड़की तब नाबालिग थी, इसीलिए वो पॉक्सो केस हो सकता है, उसकी फाइलें अलग होंगी, वहाँ चेक कीजिए। वहाँ भी चेक करने पर कुछ नहीं मिलता। विक्रम सोच में पड़ जाता है कि क्या पुलिस ने केस दर्ज की भी है कि नहीं। तभी उसे शक होता है कि कभी कभी पुलिस मामले को दबाने के लिए केस को बदल देती है। वो कहता है जरा शिवा और अशोक के नाम से फाइलें ढूंढो। जब वो दोबारा चेक करते हैं तो चौंकाने वाला सच सामने आता है। शिवा और अशोक पर केस तो दर्ज हुआ था, लेकिन छेड़खानी का नहीं बल्कि चोरी का। पुलिस ने असली बात छुपाने के लिए उसे मामूली चोरी का केस बना दिया था। विक्रम ये जानने के लिए उस समय के इंस्पेक्टर के पास जाता है जिसने ये केस लिखा था। वो इंस्पेक्टर अब रिटायर हो चुका है। विक्रम उससे पूछता है आपने एक सीरियस अपराध को चोरी का केस समझकर दर्ज क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी। रिटायर्ड इंस्पेक्टर बताता है उन दोनों लड़कों ने शिरीषा के साथ बदतमीजी की थी और दादाजी शिकायत लिखवाना चाहते थे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ऐसी शिकायत दर्ज हुई तो लड़की के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए मैंने उन पर चोरी का केस डालकर उन्हें जेल भिजवा दिया। विक्रम पूछता है वो अब कहाँ है, तो इंस्पेक्टर कहता है उसे नहीं पता, पर वो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आए हैं। विक्रम समझ जाता है कि ये दोनों जेल से निकलने के बाद बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो अली से कहता है कि चेक करो क्या उन दोनों के मोबाइल फोन उस टावर के लोकेशन में थे। इसी बीच विक्रम को पता चलता है कि अशोक का भाई उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवा चुका है। विक्रम अपनी टीम के साथ अशोक के घर पहुंचता है। अशोक की माँ और भाई हैरान रह जाते हैं। विक्रम बोलता है हमें शक है कि शिरीषा के साथ जो हुआ उसमें अशोक का हाथ है। घर वाले यकीन नहीं करते, पर पुलिस जब घर की तलाशी लेती है तो उन्हें वहाँ शिरीषा की कुछ तस्वीरें मिलती हैं। इससे शक यकीन में बदल जाता है कि वो जेल से निकलने के बाद ही उस पर नजर रख रहे थे। फिर टीम शिवा के घर पहुंचती है। पड़ोस की एक औरत बताती है कि शिवा कई दिनों से घर नहीं आया। घर के अंदर शराब की बोतलें और सिगरेट बिखरी पड़ी हैं, जिससे पता चलता है कि वो यहाँ अय्याशी कर रहे थे। हैकर अली कंफर्म करता है कि
कि अशोक का फोन उस रात उसी टावर रेंज में था जहां वारदात हुई थी। अब विक्रम बोलता है जल्दी से शिवा का नंबर ट्रैक करो और पता लगाओ कि वो अभी इस वक्त कहाँ छिपा है। अली शिवा का सही लोकेशन ढूंढ निकालता है। विक्रम अपनी टीम के साथ तुरंत उस जगह के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो विक्रम अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है पर उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे अपना पास्ट का वो हादसा याद आता है जब उसके हाथ खून से सने थे और उसे हथकड़ी लगाकर ले जाया गया था। वो इतना परेशान हो जाता है कि अपनी बंदूक कांस्टेबल को देता है और बोलता है आप इसे रखिए। कांस्टेबल भी हैरान रह जाता है क्योंकि आमतौर पर उनके पास बंदूक नहीं होती। वो विक्रम का शुक्रिया अदा करता है। वो सब बहुत सावधानी से एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते हैं जहाँ शिवा के होने की उम्मीद थी, लेकिन अंदर जाते ही सबके होश उड़ जाते हैं। वहाँ शिवा की लाश पड़ी होती है। किसी ने उसे चाकू से गोद कर बेरहमी से मार दिया था। खून देखकर विक्रम फिर से घबरा जाता है और पुरानी यादों में खो जाता है। उसकी टीम उसे संभालते हैं और होश में लाते हैं। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। टीम के ऑफिसर से पता चलता है कि बस स्टॉप वाली जगह पर जहां शिरीषा पर हमला हुआ वहां शिरीषा के खून के अलावा किसी और का भी खून मिला था। इसी बीच अली को शिवा का फोन मिल जाता है और वो उसे अनलॉक कर देता है। फोन चेक करने पर उन्हें वही वॉइस नोट मिलता है जो शिवा ने अशोक को भेजा था। उसमें वो कह रहा था अशोक, पुलिस इस इलाके में आ गई है और जांच कर रही है, तू जल्दी जवाब दे। शिवा के फोन से मिले वॉइस नोट को सुनकर विक्रम और उसकी टीम को शक होता है कि मेन सस्पेक्ट अशोक ही है। शिवा ने कहा था तूने जो किया है उसकी सजा मैं नहीं भुगतूंगा। इससे लगता है कि हमले में शिवा का हाथ कम था और अशोक ही असली दरिंदा है। रात हो चुकी है इसलिए पूरी टीम रुकने के लिए एक होटल ढूंढती है। होटल वाला कमरे का किराया बताता है जिसे सुनकर कंजूस विक्रम फिर से परेशान हो जाता है। उसके पास इतने पैसे नहीं है इसलिए वो मजबूरी में फिर से अपने माँ को फोन करता है। माँ फोन उठाते ही उसे चिढ़ाती है, बेटा एक दिन में कितने बार पैसे मांगेगा? मैं पैसे तो भेज दूंगी पर तू शादी कब करेगा? क्या तेरी टीम में कोई लड़की नहीं है? विक्रम कहता है हाँ एक लड़की तो है। माँ मजाक में बोलती है अगर वो सुंदर है तो उसी को मेरी बहू बना ले। कुछ जुगाड़ लगा। विक्रम को शर्म आ जाती है। तभी सीनियर ऑफिसर का फोन आता है। वो पूछते हैं विक्रम क्या कोई सुराग मिला? केस कहाँ तक पहुंचा? विक्रम उन्हें अब तक की सारी जानकारी देता है। विक्रम अपने सीनियर से बोलता है सर इन्वेस्टिगेशन जारी है, बस थोड़ा और समय चाहिए। इसके साथ ही वो सीनियर को अपना एक सीक्रेट प्लान भी बताता है। थोड़ी देर बाद विक्रम की टीम के लोग दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और खुशी खुशी बोलते हैं सर एक अच्छी खबर है, शिरीषा की हालत अब बेहतर हो रही है। लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखती। टीम पूछती है सर आप खुश क्यों नहीं है? तब विक्रम खुलासा करता है कि शिरीषा की हालत असल में ठीक नहीं हुई, बल्कि उसने खुद ये झूठी खबर फैलाने को कहा था। विक्रम का यह प्लान था कि अगर कातिल को पता चलेगा कि शिरीषा ठीक हो रही है और वो गवाही दे सकती है तो गुनहगार उसे खत्म करने के लिए हॉस्पिटल जरूर आएगा। विक्रम का अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। जैसे ये खबर फैलती है एक कातिल हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पहले से छिपे हुए पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं। पुलिस की टीम विक्रम को फोन करके बोलती है सर आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, हमने कातिल को पकड़ लिया है। लेकिन सर ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। ये सुनकर विक्रम दंग रह जाता है। अब कहानी में मंजुला नाम की एक औरत की एंट्री होती है। पुलिस ने उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया है। विक्रम उसके पास जाकर पूछता है तुम उसे जान से मारने क्यों आई थी? मुझे पता है बस में हमला तुमने नहीं किया, फिर तुम उसे यहाँ खत्म क्यों करना चाहती हो? मंजुला कुछ भी बोलने से इनकार करती है। तब विक्रम अपनी टीम की जांबाज ऑफिसर अखिला से बोलता है अब तुम ही इससे सच उगलवाओ, और वो बाकी लोगों के साथ कमरे से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब विक्रम कमरे के अंदर आता है तो देखता है अखिला ने मंजुला की जमकर धुनाई की है जिससे उसका चेहरा लाल हो गया है। मार खाने के बाद मंजुला सच उगलना शुरू करती है। वो बताती है कि वो और अशोक एक दूसरे से प्यार करते हैं और अशोक के कहने पर वो शिरीषा को हॉस्पिटल में खत्म करने आई थी। ये सुनकर टीम के लोग मंजुला पर गुस्सा होते हैं कि उसने अशोक जैसे अपराधी से प्यार क्यों किया। विक्रम ये सारी बात अपने सीनियर को बताता है। सीनियर पूछते हैं कि अशोक कब पकड़ा जाएगा? तो विक्रम बोलता है वो उसे कल तक पकड़ लेगा। अगले दिन विक्रम अशोक के भाई को बुलाता है और एक बड़ा राज खोलता है। विक्रम बोलता है कि उस रात सिर्फ अशोक का फोन ही नहीं बल्कि आपका फोन भी उसी इलाके में एक्टिव था। आप उससे मिले थे, सच बताइए क्या हुआ था? विक्रम का भाई टूट जाता और सच बता देता है। वो कहता है उस रात अशोक खून से सनी हुई कुल्हाड़ी लेकर उसके पास आया था। अशोक ने उसे कहा था जिस लड़की की वजह से मैं इतने साल जेल में रहा आज मैंने उसका काम तमाम कर दिया। ये सुनकर भाई ने उसे फिर से मारने की कोशिश की पर अशोक वहां से भाग गया। मंजुला जेल में चिल्लाती रहती है कि पुलिस कभी अशोक को नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन तभी विक्रम बोलता है मैंने उसे पहले ही पकड़ लिया है। पुलिस के आदमी एक व्हीलचेयर अंदर लाते हैं जिस पर एक आदमी बैठा है जिसका शरीर काफी जला हुआ है। उसे देखकर मंजुला रोने लगती है क्योंकि वो अशोक ही है। और यहीं पर इस वेब सीरीज के अब तक के एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। दरअसल अभी सिर्फ 4 एपिसोड्स ही रिलीज हुए हैं, इसलिए पूरी कहानी साफ नहीं है। अभी भी कई सवाल बाकी हैं। क्या व्हीलचेयर पर बैठा वो शख्स सच में अशोक है? शिरीषा को सच में किसने मारा? शिवा का खून किसने किया? अब इन सब राजों का पर्दा अगले पार्ट में उठेगा। अगर नया पार्ट
रिलीज होगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।